हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो बीपीएससी पूर्व अवलोकन के बुक में आज हम 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये प्रत्यक्ष कर है। प्रश्न काल तथा वर्तमान में भी विकल्प डी सही उत्तर है। और बजट अनुमान जो है 2024-25 के अनुसार जहां कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 57.47% तथा अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 42.53% अनुमानित है, वही जीडीपी के अनुमान के संदर्भ में यह क्रमशः 6.8% एवं 5% अनुमानित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो प्रत्यक्ष कर आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो उत्पाद शुल्क है। प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर होगा। और बजट अनुमान 2024-25 के अनुसार केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व के प्रमुख स्रोत निम्न हैं। आयकर जो है 11,87,000 करोड़ रुपया। वस्तु एवं सेवा कर की अगर बात करें तो 10,61,899 करोड़। निगम कर जो है ये 10,20,000 करोड़ रुपए। उत्पादन शुल्क 3,19,000 करोड़ रुपए। और सीमा शुल्क जो है ये 2,37,745 करोड़ रुपए है। ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान एक आइटम है तो राजस्व व्यय का आइटम है। ब्याज राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अतः उसकी प्राप्ति या व्यय राजस्व आय या राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। ब्याज भुगतान राजस्व व्यय की मद है। राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा जो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण दायित्व। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है, अतः प्राथमिक घाटा बराबर होगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। और बजट कोषीय घाटा बजटीय घाटा कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। और राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। और राजकोषीय घाटा बराबर होगा बजटीय घाटा प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं। या राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है। तो इससे तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है तो इस अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के लिए सरकार को जो कर्ज लेती है उससे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती, बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की पूर्ति होती है। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित जो नहीं है ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा, अर्थात विनिवेश। तो संघीय बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार बजट में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थी। पहला है पीएम गति शक्ति। दूसरा है समावेशी विकास। तीसरा उत्पादकता संवर्धन और निवेश उदीयमान अवसर, ऊर्जा संस्कृति और संक्रांति और जलवायु परक कार्य। चौथा है निवेश वित्त पोषण। बजट अनुमान 24-25 में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने हेतु निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई, जो निम्न है। पहला है कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलनीयता। दूसरा रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा शहरी विकास। छठा है ऊर्जा सुरक्षा अवसंरचना। आठवां नवाचार अनुसंधान तथा विकास। 9 है अगली पीढ़ी के सुधार। बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जो
शब्द ऋषि की भांति कार्य करती हैं। ये 7 प्राथमिकताएं निम्न है। पहला, समावेशी विकास। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और संरचना एवं निवेश। चौथा, सक्षमता को सामने लाना। पांचवा, हरित विकास और युवा शक्ति। और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो ये 11.5 था। प्रश्नकाल तथा बजट 24-25 के अनुसार विकल्प सी सही है। बजट अनुमान 24-25 में वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स जीडीपी अनुपात 11.5% दर्ज है। बजट अनुमान 24-25 के लिए टैक्स जीडीपी अनुपात 11.8%, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए यह 11.6% दर्ज है। बजट अनुमान 23-24 में यह 11.1% दर्ज था, अतः वर्तमान आंकड़ों के अनुसार विकल्प सी सही उत्तर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही उत्तर बी माना है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021 और 22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो ये आकलन 6.8% किया गया। केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अनुमानित था, जबकि बजट 24-25 में वर्ष 2021-22 के लिए यह 6.7% दर्ज है। बजट अनुमान 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा 4.9% अनुमानित है और वर्ष 2023-24 के लिए यह 5.8%, जबकि बजट अनुमान 23-24 के लिए यह 5.9% अनुमानित है। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो ये 2011-12 में पेश किया गया। प्रभावी राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 11-12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया। घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व खाते के संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना और इस वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस पूंजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु सहायता अनुदान। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार वर्ष 24-25 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है, जबकि वर्ष 23-24 तथा 23-24 के लिए क्रमशः 1.8% एवं 1.7% मतलब कि अनुमानित है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो ये उत्पाद कर से है। उत्पाद शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के क्रियान्वयन में वीपी सिंह के द्वारा 1 मार्च 1986 से मोड वेट लागू किया गया। मोड वेट भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही था। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1994 और 95 में प्रारंभ किया गया। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति की संस्तुति से पर वित्तीय वर्ष 94-95 में वित्त अधिनियम 1994 के द्वारा लागू किया गया। ये संघ सूची का विषय है और वर्ष 2003 में 88वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368A संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में ये जीएसटी में शामिल हो गया है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तथार्थ ट्रेजरी बिल्स प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ये है 31 मार्च 1997 को। एड हॉक ट्रेजरी बिल्स की भारत में शुरुआत 1955 में हुई थी। ये रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्गमित होती है। सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। इनका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता है, क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है और अनुषंगी रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती है। एड
हॉक ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन 31 मार्च 1997 से बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? तो यह ऑप्शन होगा ई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 24-25 में कुल 102 अनुदान की मांगें की गई हैं। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो इसमें से सुदीप्तो मुंडले वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे: अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अनूप सिंह तथा प्रोफेसर रमेश चंद। आयोग गठन के प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन बाद में शक्तिकांत दास की जगह अजय नारायण झा को सदस्य बनाया गया। दिसंबर 2023 में अरविंद पनघड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 16वें वित्त आयोग के अन्य 4 सदस्य निम्न हैं: डॉक्टर अजय नारायण झा जो पूर्णकालिक सदस्य है, एनी जॉर्ज मैथ्यू पूर्णकालिक सदस्य, मनोज पांडा और डॉक्टर सौम्य कांति घोष। पूर्व में डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन अप्रैल 2024 में उनके स्थान पर मनोज पांडा को शामिल किया गया। वर्ष 2006-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? तो ये 60% था। कितना? 60%। प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था और बिहार बजट 24-25 में विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय का अनुमान क्रमशः 1,76,866.42 करोड़ रुपए, और वही बात करें तो 1,01,862.34 करोड़ रुपए, जो कुल अनुमानित व्यय 2,78,725 करोड़ रुपए तथा क्रमशः 63.46% और 36.54%। मोड वेट जो अप्रैल 2001 में कार्यान्वित होगा प्रस्तावित करता है, तो इसमें प्रस्तावित करता है एल.के. झा कमेटी, जो 1978 की संस्तुति पर वर्ष 1986-87 के बजट में मूल्य वर्धित कर वेट की एक संशोधित प्रणाली मोड वेट लागू की गई। मोड वेट विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन अर्थात औद्योगिक उत्पादों पर आरोपित की गई थी। ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, जिसमें उत्पादों के द्वारा मध्यवर्ती आगत पर चुकाए गए कर को घटाने की व्यवस्था थी। मोड वेट के पश्चात बजट 2002 और 1 में सेनबेट तथा इसी की अगली कड़ी में 1 अप्रैल 2005 में वेट लागू किया गया। सरकार 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत कौन सा है? तो जो है ये प्रत्यक्ष कर है, ये जो है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। क्या? प्रत्यक्ष कर। विकल्प बी सही उत्तर था, जबकि बजट अनुमान 24-25 में राजस्व का प्रधान स्रोत प्रत्यक्ष कर है। बजट अनुमान 24-25 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 6.8% और 5% है। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 17-18 के अभीष्ट उद्देश्यों से सम्मिलित नहीं था? तो भारत को शिक्षित करना। 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 17-18 प्रस्तुत किया था। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, हमें पता है कि हमें अपने लोगों के लिए और अधिक करने की जरूरत है। हमारा एजेंडा भारत को बदलने, ऊर्जा देने और स्वच्छ करने के लिए है, जो टेक इंडिया है। टेक इंडिया, टेक ट्रांसफॉर्म और
भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो ये 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया और वर्ष 2017 में आम बजट में ही रेल बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है ये बिक्री कर था, परंतु वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से राज्य सरकार के लिए करों के संदर्भ में व्यय का सबसे बड़ा स्रोत राज्य जीएसटी है। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये विकास क्षेत्र में। प्रश्नकाल भी सही था और बजट 24-25 में केंद्र सरकार के व्यय की शीर्ष मदें इस प्रकार हैं। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21%, ब्याज अदायगी 19%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 16%। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र ये सरकार का कर नहीं है? तो भूमि राजस्व कर जो है ये केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। उपरोक्त विकल्प में से आय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क केंद्रीय सरकार के कर हैं, किंतु भू राजस्व ये राज्य सरकार आरोपित एवं संग्रहित करती है। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न विकल्प में विकल्प बी सही उत्तर था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। वर्तमान स्थिति में यह कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर अब केंद्र सरकार के सभी कर राजस्व के साथ विभाजनीय हैं। निम्न में से कौन सा दो परोक्ष कर है? तो इसमें से बिक्री कर व उत्पादन कर जो है ये परोक्ष कर के अंतर्गत आता है। बिक्री कर व उत्पादन कर। उपरोक्त विकल्प में से दिए गए करों में से आय कर व संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर व उत्पादन शुल्क परोक्ष कर है। अतः सी उत्तर जो होगा वही सही है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो आय कर को प्राप्त होती है। प्रश्नकाल है तो ए सही उत्तर है। बजट अनुमान 24-25 में सरकार की कुल आय के अंतर्गत प्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक हिस्सेदारी आय कर की, उसके बाद जीएसटी तथा निगम कर की हिस्सेदारी है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन जो सही होगा, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, तो गलत है। और चौथा जो है, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया, तो ये भी गलत है। सही है, वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। और दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने एवं इनके मध्य साधनों का न्यायोचित वितरण करने के उद्देश्य से वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 280 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के 2 वर्षों के भीतर ही राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और उसके पश्चात 5 वर्ष अथवा आदि आवश्यक हो तो इसके पूर्व भी वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय समायोजन हेतु आवश्यक सुझाव देना है। वर्ष 1991 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन किया। 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है? तो ब्याज दर जो है ये राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में करोड़ोपण कार्य
सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय नीति के उपकरण हैं, जबकि ब्याज दर मौद्रिक नीति का उपकरण है। राजकोषीय नीति सरकार से संबंधित होती है, जबकि मौद्रिक नीति क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक के तहत मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये डॉक्टर सी रंगराजन जो हैं 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 2002 में गठित 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन थे और 12वें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष 2005-10 की अवधि के लिए थी। 15वें वित्त आयोग का गठन N.K. सिंह की अध्यक्षता में 2017 में किया गया, जिसकी सिफारिशें 2020-25 तक लागू होनी थी, लेकिन यह दो अवधियों क्रमशः 2020-21 और 21-26 के लिए लागू है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है? तो 42% है। 14वें वित्त आयोग का गठन जनवरी 2023 में पूर्व RBI गवर्नर डॉक्टर Y.V. रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था और वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलाने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42 कर दिया गया। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 42% से कम करके 41 करने तथा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए 1% की सिफारिश की। हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। ऐसा क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। सरकार के द्वारा 1999 में सड़क विकास के लिए प्रति लीटर डीजल पर 1 रुपये उपकर आरोपित किया गया था, जिससे डीजल की कीमतें 1 रुपये बढ़ गई। पुनः डीजल की घरेलू कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत से समायोजित करने के लिए सरकार ने डीजल की कीमत 32 से 34 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। वर्ष 2014 से डीजल मूल पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों से निर्धारित होता है। आयोजन निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा है? औद्योगिक वृद्धि, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता ये भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य है। निर्धनता तथा बेरोजगारी दूर करना, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन भारतीय आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य थे, परंतु जनसंख्या वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं था। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मॉडल में सम्मिलित क्षेत्र थे: पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र। इस योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकीकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया था। योजना आयोग एक है, तो योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, जो मंत्रिमंडल के द्वारा मार्च 1950 में पारित किया गया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय था। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग से प्रस्तावित कर दिया गया है। भारत का योजना आयोग है, तो भारत का योजना आयोग एक सलाहकार बोर्ड है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग का स्वरूप केवल परामर्शदात्री संस्था के रूप में ही है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन सन 1950 में किया गया। योजना आयोग एक है, तो एक यह गैर संवैधानिक निकाय है।
भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1950 में हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर मार्च 1950 में गठित योजना आयोग एक संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख अर्थात 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी और नीति का अर्थ नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत सरकार के नीति आयोग के जो आर्थिक नीति निर्धारित या निर्धारण का चिंतन समूह है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो इसका जो पूरा स्वरूप देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। अर्थात सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे, क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिलिंग है, अतः राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना संभव नहीं है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो ये आया था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मार्च 1976 में देश के चुनिंदा 20 जिलों में शुरू किया गया था। बाद में लघु किसान विकास एजेंसी, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए वर्ष 1978 और 89 में देश के 2000 ब्लॉकों में एक नया कार्यक्रम IRDP प्रारंभ किया गया। हालांकि यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। छठी योजना की अवधि वर्ष 1980 से 85 तक रही थी और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। इस प्रकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। अप्रैल 1919 से इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला लिया गया है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो ये जनता पार्टी सरकार के द्वारा लागू किया गया। गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। इस अवधारणा को जनता पार्टी सरकार के द्वारा सन 1978 से 89 में लागू किया गया था। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, तो इसमें से जो डी ऑप्शन है ये कह रहा था कि कौन सा चल योजना के बारे में सही है। तो 1, 2, 3 मतलब कि तीनों क्या हैं, चारों सही होगा। अर्थात चल योजना के बारे में चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है सही है। एक योजना 2, 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, दूसरा ऑप्शन भी सही। और ये अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, तीसरा ऑप्शन भी सही। चौथा है 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। चल योजना या रोलिंग प्लान एक दीर्घकालीन योजना है। इसमें 3 योजनाएं अल्पकालीन 1 वर्ष हेतु, मध्यकालीन 3 से 5 वर्ष हेतु और दीर्घकालीन जो 10 से 20 वर्ष हेतु बनाई जाती है। रोलिंग प्लान के तहत योजना में आवश्यक संशोधन किया जाता है और इस प्रकार यह एक लचीली योजना है जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करते हुए आगे बढ़ती है।
भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1969 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्ष अर्थात कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। अतः वर्ष 1966 से 69 को ही भारतीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का व्यापक उद्देश्य समावेशी समृद्धि की प्राप्ति है। दिसंबर 2007 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि दिसंबर 2006 में एनडीसी की बैठक में इसके दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति हुई। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्रतर एवं अधिक समावेशी समृद्धि। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो ये 4% रखा गया था। अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने ग्रामीण पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के दस्तावेज के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 8% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय किया गया। अन्य बातों के अतिरिक्त ग्रामीण योजना में कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए वार्षिक औसत दर 4% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतर धारणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि है। योजना आयोग ने 1993 और 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है। तो 55%। योजना आयोग ने लकड़ा वाला फार्मूला पर वर्ष 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 54.96 प्राकलित किया और 2004-05 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत 41.4 वही सुरेश तेंदुलकर फार्मूले पर 2004-05 में 54.4% गरीबी तथा वर्ष 2011-12 में 33.7% थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो प्रथम योजना के अंतर्गत वर्ष 1951 से प्रारंभ होकर संपूर्ण आयोजन काल में केवल पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 और 56 की अवधि में ही कीमत स्तर नीचे आया था। थोक कीमत सूचकांक आधार वर्ष 1961-62 जो 1950-51 में 89 था, वही 1955-56 में गिरकर 74 हो गया। अर्थात इन पंचवर्षीय योजना या 5 वर्षों में कीमत स्तर 3.2% वार्षिक कमी हुई थी। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो 1951 से 56, द्वितीय है 1956 से 61 और तृतीय योजना जो है 1961 से 66 और चतुर्थ है 66 से 71। तो डी ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 1974 तक थी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के साथ अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधीन आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अपनी नीति का इस प्रकार निर्देशन करना होगा कि इससे समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व का बेहतर वितरण एवं नियंत्रण प्राप्त हो सके और इससे कुछ व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण एवं श्रम का शोषण रोका जा सके। साथ ही निजी क्षेत्र के तहत व्यक्तिगत पहल की भी पूर्ण गुंजाइश रखी गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, ये रोजगार बढ़ाने की प्राथमिकता देती है।
वर्ष 1992-97 अवधि वाली 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू मुलर ने मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास मूलभूत उद्देश्य था। इसमें शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 97। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 थी। यद्यपि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में ही समाप्त हो गई और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1990 से प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, किंतु तात्कालीन आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह अपनी निर्धारित तिथि से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हो सकी। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो ये 5.6% निर्धारित किया गया था। 8वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था, जो संपूर्ण योजना अवधि में प्राप्त समृद्धि दर से अधिक तथा 7वीं योजना में प्राप्त समृद्धि दर 6% से थोड़ा कम था। 8वीं योजना में प्राप्त वास्तविक समृद्धि 6.8% वार्षिक थी। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम अनुमोदन देता है। योजना निर्माण के प्रथम चरण में योजना आयोग देश में उपलब्ध भौतिक, पूंजीगत, मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाता था। दूसरे चरण में संघीय तथा राज्य सरकारें अपनी अपनी योजनाएं बनाकर योजना आयोग को प्रेषित करती थी, जिनका अध्ययन कर आयोग विभिन्न सरकारों के द्वारा प्रेषित योजनाओं का एकीकरण करता था। तृतीय चरण के प्रारंभ में योजना आयोग योजना का प्रारूप जारी करता था। तत्पश्चात योजना आयोग विभिन्न सरकारों से परियोजनाओं की प्रकृति निर्धारित कर केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श के पश्चात योजना का अंतिम रूप कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करता था। कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात योजना प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद को भेज दिया जाता था। एनडीसी योजना आयोग के द्वारा प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप से स्वीकृत करती थी और इसके पश्चात योजना संसद में पेश की जाती थी। यह जहां अनुमोदन के पश्चात सरकारी योजना बन जाती थी और उसका प्रकाशन कर दिया जाता था। पंचवर्षीय योजना की मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। भारत में योजना अवकाश था तो ये 1966 से 1969, भारत पाक युद्ध जो 1965, भारत चीन युद्ध 1962, 1965 और 66 के गंभीर सूखे के परिणाम स्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 से 66 समृद्धि की दृष्टि से पूरी तरह असफल रही। फलस्वरूप योजना के अंतर्गत मूल्य स्तर में वृद्धि, खाद्यान्नों में कमी, विदेशी विनिमय संकट आदि अनेक समस्याओं से देश को दो चार होना पड़ा और इस पृष्ठभूमि में दीर्घकालिक आर्थिक आयोजन को 3 वर्ष के लिए स्थगित करना पड़ा। 1966 से 69 की समयावधि को भारतीय आयोजन के इतिहास में योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो ये 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अवकाशीय व्यय में वार्षिक वृद्धि औसत कितना है, तो इसमें अगर बात किया जाए तो 1985-86 में 30,564 करोड़ रुपए से बढ़कर के गैर विकासात्मक व्यय वर्ष 1990-91 में 70,626 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार इस अवधि में गैर विकासात्मक व्यय की वार्षिक वृद्धि 26.21% रही। ब्याज, अदायगी, सुरक्षा, राजकोषीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन, सब्सिडी की मदों में तीव्र वृद्धि अवकाशीय व्यय में तीव्र वृद्धि के कारक रहे हैं। तो कारक रहे हैं। अगला है जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो ये जिला नियोजन पदाधिकारी होता है। जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान
जिला नियोजन पदाधिकारी होता है। आर्थिक नियोजन विषय है तो ये समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची के साथ समवर्ती सूची की प्रावृष्टि 20 में उल्लेखित है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारों के द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर अविभावी होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये पीसी महालनोबिस ने तैयार किया। पीसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2002 से 2007 ईस्वी तक। 10वीं योजना की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक है। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।